हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों आपसे कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे जितने भी विनर एकेडमी पर टीचर्स आप पढ़ा रहे हैं और कोई चैप्टर बीच में से उठा लिए, इस तरीके नहीं पढ़ाऊँगा। छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो सके। दोस्तों आओ हम देखते हैं हिंदी के अंतर्गत। हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है। तो हिंदी के बारे में हम आज जानेंगे कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। आपको पता हुआ कि हिंदी एक भाषा है और भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा। भाषा के प्रकार में आपने देखा कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पेपर में पूछ सकता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। जिस तरीके से आज के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक से एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग तो बराबर पेपर दे रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। भाषा के प्रकार में भाषा 3 प्रकार के होते हैं और पहला भाषा है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तो इसकी परिभाषा हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि मौखिक भाषा वो होती है जो मुंह से बोल के बताया जाता है, और लिखित भाषा वो होती है जो लिखकर बताया जाता है, और सांकेतिक भाषा वो होती है जो संकेत के द्वारा करके बताया जाता है। तो इस परिभाषा में आप लोगों ने देखा होगा कि सांकेतिक भाषा तक मैंने बताया कि डिफिनेशन तो पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा। हाँ, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। हिंदी कहाँ से हिंदी बनी? तो एक बहुत ही पुरानी भाषा है हमारी भारत की, संस्कृत भाषा, जिसे भारत की जगत जननी या आदि जननी भाषा के रूप में जाना जाता है। जैसा कि संस्कृत को भारत की जगत जननी या आदि जननी भाषा के रूप में जाना जाता है। एक बीएड एंट्रेंस पेपर में आया था कि आदि जननी भाषा के रूप में भारत की किस भाषा को जाना जाता है, तो ऑप्शन में संस्कृत था और संस्कृत राइट आंसर था, यही सही भी हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत की जगत जननी या आदि जननी भाषा के रूप में किस भाषा को जाना जाता है, तो उसमें आपको टिक करना है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भारत की बहुत पुरानी भाषा है और इसी से जाके हिंदी बनी, लेकिन हिंदी बनने में बहुत उतार चढ़ाव हुआ तब जाके हिंदी बन पाई। आओ देखते हैं कैसे हिंदी बनी, संस्कृत से कैसे हिंदी बनी। दोस्तों इतना समझ में आया होगा संस्कृत दो भागों में सर्वप्रथम बटी, वैदिक संस्कृत।
दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, संस्कृत दो भागों में बटी, पहला हुआ वैदिक संस्कृत और दूसरा हुआ लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए, वेद और उपनिषद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। और लौकिक संस्कृत आगे क्या बढ़ी, इसमें रामायण और महाभारत लिखा गया, रामायण और महाभारत। तो संस्कृत दो भागों में बटी, पहला भाग वैदिक संस्कृत है और दूसरा लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। तो लौकिक संस्कृत थोड़ा आगे बढ़ी तो पाली का रूप धारण की, पाली भाषा का, पाली भाषा। उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो लौकिक संस्कृत थोड़ा आगे बढ़ी तो पाली भाषा का रूप धारण की, उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था। उसके बाद आगे बढ़ी तो प्राकृत भाषा का रूप धारण की, उस समय जैन धर्म प्रचलन में था। कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन प्राकृत भाषा के बाद और आगे बढ़ी तो जाके अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश का रूप धारण की। तो उसके बाद और आगे बढ़ी तो सौरसेनी, सौरसेनी। दोस्तों आप देखे होंगे कि लौकिक संस्कृत इतना मतलब उतार चढ़ाव हुआ कि पाली भाषा रूप धारण की, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद सौरसेनी, उसके बाद सौरसेनी भाषा, तब जाके हिंदी बनी, तब जाके हिंदी बन पाई। तो मतलब इतना उतार चढ़ाव होने के बाद तब जाके हिंदी भाषा हिंदी बन पाई। तो आप लोग के ध्यान में एक सवाल उठता होगा कि लौकिक संस्कृत का विकास इतना हुआ, वैदिक संस्कृत सिर्फ यहीं तक रह गई, तो इसका कारण क्या था? दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वैदिक संस्कृत की भाषा बहुत ही कठिन थी और आप समझ सकते हैं जिस भी विषय या सब्जेक्ट की भाषा अगर कठिन होगी तो उसे समझने में बहुत दिक्कत होगा, तो आगे कैसे समझ में आएगी। वही कारण था कि इसका विकास यहीं तक हो पाया और इसका विकास यहाँ तक धीमे धीमे अपना रूप धारण करती चली गई और इसकी भाषा अत्यंत सरल होती चली गई। मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोगों ने इतना बहुत अच्छे समझे होंगे। चलते हैं थोड़ा इसके आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको मेन टॉपिक की ओर ले चलते हैं कि व्याकरण। हिंदी व्याकरण में व्याकरण शब्द जो है, व्याकरण जिसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस आ प्लस करण, तीनों के योग से व्याकरण बना है। व्याकरण का संधि विच्छेद है वी प्लस आ प्लस करण के योग से व्याकरण बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को समझना। दोस्तों आओ देखते हैं कि व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समझना। समझना। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समझना या जानना। हाँ दोस्तों आओ देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया कि समझना या जानना है व्याकरण का। और व्याकरण का प्रकार पढ़ते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं।
जो इस प्रकार हैं। व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। और तीसरा है वाक्य विचार। आपको हिंदी में यही पढ़ना है कि व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार पहला, दूसरा हुआ शब्द विचार, तीसरा हुआ वाक्य विचार। वर्ण के ही योग से शब्द बना है दोस्तों, और शब्द के ही योग से वाक्य बना है। व्याकरण में यही आपको ध्यान देना है। तो सभी, हमें आशा है कि सब समझ गए होंगे कि व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आओ इसके आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ये है ध्वनि। पेपर में पूछा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों ध्वनि है। और दूसरी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। तो तीसरा है अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की, अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई। छोटी इकाई इस शब्द है। और उसके बाद अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर भाषा के अंग, के अंग 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला है शब्द, पहला है शब्द, दूसरा है वाक्य। दूसरा है वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग, बड़ा अंग वाक्य होता है। अभी दोस्तों आप लोगों को बताया कि वर्ण के ही योग से शब्द बनता है और शब्द के योग से ही वाक्य बनता है। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग जो होता है वाक्य होता है। तो ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हिंदी में लगातार पूछे जाते हैं। इसको आप लोग नोट करके रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछा जाए पेपर में तो आप लोगों को आना होगा। और दूसरी, अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाए तो वर्ण होगा, वर्ण पे आपको टिक करना होगा। अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में शब्द होगा, तो शब्द को आप टिक करेंगे। और अर्थ के आधार पर भाषा के अंग अगर पूछा जाए तो 2 होते हैं जो इस प्रकार हैं, पहला शब्द, दूसरा वाक्य। और चौथा,
पांचवा है भाषा का सबसे बड़ा अंग जो होता है वाक्य होता है, जो कि अभी मैंने बताया कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण के ही योग से शब्द बनता है और शब्द के ही योग से वाक्य बनता है। हिंदी व्याकरण में दोस्तों आप लोग को यही ध्यान देना होगा कि यही सब सिस्टम चलता है और इसी से धीमे धीमे सेंटेंस वाक्य सभी का निर्माण होता है। बस यही आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है इस तरीके से क्वेश्चन। और सभी यूट्यूब चैनल पर इस तरीके से हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें और अपना विश्वास बनाएं। निश्चित रूप से हमारी टीम आपको सफलता तक पहुंचाएगी। इसमें जितने भी टीचर्स हैं सब बड़े मेहनती हैं और सिलेक्टेड भी हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को इतना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको बहुत आसानी होगी परीक्षा के समय तैयारी करने में। ये पूरा नोट्स ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं वर्ण। 3 अंग में आप सबसे पहले पढ़ें कि वर्ण विचार। वर्ण से ही शब्द बनता है, शब्द से ही वाक्य बनता है। मैं बार बार यही बात आपके बीच में बता रहा हूँ क्योंकि इसी का ही प्रयोग हिंदी में हुआ है। वर्ण के प्रकार पढ़ते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आओ देखते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है। पेपर में तो नहीं पूछा जाता है स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो स्वर किसे कहते हैं तो आप यही कहेंगे कि हमारे सर जी पढ़ाए ही नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ पढ़ाया जाए। अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप बता लें कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ये सब आपको बहुत गहराई से पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे कि ये क्या होता है। अधिकतर बच्चे नहीं बता पाते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आओ इसकी परिभाषा जानते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, मतलब किसी की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। ठीक इसका उल्टा ही होता है, ये स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, वे स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। और इसकी परिभाषा है स्वर की वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं वे स्वर कहे जाते हैं, और व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं वे व्यंजन कहे जाते हैं। और देखते हैं स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में बार बार पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा डाउट होने के कारण इसमें बच्चे सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछने का बहुत ही अलग अलग तरीका होता है। तो इसमें स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, हिंदी में कितनी होती है।
होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, सेम यही पूछा जाए, तभी आपको 11 आंसर देना है। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, तो आपका आंसर 11 होना चाहिए। 11 ऑप्शन में होगा, आपको यही टिक करना होगा। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और अगर पूछा जाए कि मूल भाषा के स्वर में स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, आओ दोस्तों देखते हैं कि स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है। उसकी संख्या तो 11 बता, लेकिन आओ देखते हैं कि 11 कौन कौन से हैं। अ बड़ा, ई उ बड़ा उ, री ए ओ औ। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है और 11 इस प्रकार के हैं। अ बड़ा, ई छोटी, उ बड़ा उ। इसी तरीके से 11 आपके सामने है, देख लीजिएगा। और 13 मूल भाषा के स्वर संस्कृत में होते हैं। अगर संस्कृत में पूछा जाए, संस्कृत में मूल भाषा के स्वरों की संख्या, संस्कृत में मूल भाषा के स्वरों की संख्या तो इसमें आपको 13 टिक करना होगा। अगर इस तरीके से पूछता है कि संस्कृत में मूल भाषा के स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 13 टिक करना होगा और ऑप्शन में दिया रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, तो 11 होती है, जो कि इस प्रकार दिया गया है नीचे आपको। तो इसमें संस्कृत में मूल भाषा के स्वरों की संख्या 13 होती है। 11 प्लस 2 और वही मिलाकर 13 हुआ है। तो 2 कौन कौन से हैं, वही संस्कृत के जो आयोग वाह कहे जाते हैं हिंदी में, अंग अह, यही 2 और मिलके संस्कृत में मूल भाषा के स्वरों की संख्या हो गई 13। तो 11 प्लस 2 आयोग वाह मिलके 13 हो गए संस्कृत में मूल भाषा के स्वरों की संख्या। मुझे आशा है दोस्तों आपको बहुत समझ में आया होगा जितना पढ़ाए हैं। लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है। अगर पूछा जाए हिंदी में कितनी होती है, तब आपको 11 और 11 आपको दिखा दिए कि यही स्वर हैं जो 11 हैं हिंदी के। तो संस्कृत में मूल भाषा के स्वरों की संख्या तो 13 होती है, वही जो हमारे हिंदी में आयोग वाह कहे जाते हैं संस्कृत के स्वर हैं, लेकिन हिंदी में उसका नाम आयोग वाह दिया गया है। वो 2 मिला के 13 हो गए हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। अभी तक ये क्वेश्चन बराबर हर पेपर में पूछा जा रहा है, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, चाहे यूपीपी हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, सभी में पूछा जा रहा है इस तरीके से क्वेश्चन। लेकिन आपको ध्यान देना है, हिंदी में कहेगा तो 11 और संस्कृत में लेकर कहेगा तो 13, क्योंकि वही आयोग वाह जो हम नाम दिए हिंदी में, वही 2 संस्कृत के हैं, 13 होते हैं इसमें। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आओ इसके आगे देखते हैं। अब आइए इसके आगे देखते हैं। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों 3 होते हैं। पेपर में नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। इसका प्रकार हो सकता है पूछा जाए कि जो हास्य स्वर होता है और किस नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर होते हैं जो और किस नाम से जाने जाते हैं, कुछ अलग अलग
इसके प्रकार या अलग अलग इसके नाम होते हैं, वही मैं बताना चाहता हूँ। ये तो नहीं पूछा जाएगा, अभी तक पेपर में पूछा भी नहीं गया है कि मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होता है और तीनों कौन कौन से हैं, उसके कुछ अन्य नाम है दोस्तों, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और आशा करता हूँ कि आप लोग को जो बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आओ देखते हैं तीनों कौन कौन से हैं। पहला है हास्य स्वर। हास्य स्वर जिसको लघु, छोटा, एक मात्रिक मूल स्वर या मूल स्वर। अगर मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है तो इसमें से पहला हुआ हास्य स्वर। अधिकतर बच्चे जानते हैं कि हास्य स्वर ही, इसका अलग नाम नहीं बता पाते हैं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा हास्य स्वर को ही लघु स्वर, छोटा, एक मात्रिक या मूल। हाँ दोस्तों, ह्रस्व या ह्रस्व स्वर, लघु, छोटा, एक मात्रिक, मूल स्वर, मतलब इसके अन्य नाम इतने होते हैं। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों आपको। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, जिसमें से पहला ह्रस्व के अन्य नाम लघु, छोटा, एक मात्रिक या मूल स्वर होता है। दूसरा वो देखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसको गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, संधि स्वर। संधि स्वर। तो दीर्घ स्वर को गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक या संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम हैं ये सब, मतलब पेपर में आ जाएं तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि दीर्घ स्वर के स्थान पर ये क्या दे दिया है, मतलब इसके अन्य नाम इतने होते हैं। दोस्तों मैं YouTube चैनल बताना चाहूँगा कि इस तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको, जिस तरीके से विनर एकेडमी के साथ आप जुड़े हैं और देख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है और यहाँ निरंतर क्लास चलेगी हर चीज़ की, चाहे UPSI हो, UPP हो, लेखपाल हो, चाहे जो। आप लोग एक बार विश्वास बनाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आपके विश्वास पर हमारी टीम खरे उतरेगी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिन रात अथक प्रयास के साथ हमारे टीम जुटा रही है आप तक पहुंचाने में। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप वीडियो मिलेंगे और मैं चाह रहा हूं कि समय पर मिले और आपकी समय से तैयारी हो। ये ना कहें कि अरे यार क्वेश्चन जब पेपर मिले तो इस तरीके से पढ़ाई ही नहीं, एक चैनल वाले मिले थे वो इस तरीके से बता रहे हैं। मैं चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें से ही बड़ी बड़ी चीज़ें सीखिए और छोटी छोटी चीज़ें से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत समझ में ही आया होगा। तो तीसरा जो है उसको प्लूत स्वर का, तीसरा इसी में उसको देख ले रहे हैं, प्लूत स्वर। प्लूत स्वर। प्लूत स्वर एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है प्लूत स्वर, जो लगातार उच्चारित होते हैं। लगातार उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। इस स्वर का प्रयोग गायक लोग अधिकतर करते हैं। कभी आप लोग देखते होंगे मतलब आ करके निकालते हैं, तो गायक लोग प्लूत स्वर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। हास्य स्वर, ह्रस्व या हास्य स्वर लघु, छोटा, एक मात्रिक या मूल स्वर है। और दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसको गुरु, बड़ा,
द्विमात्रिक शनि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम है दोस्तों। इतना बताने का मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे पेपर में आपको एक मात्रिक या मूल स्वर मिल जाए तो ये समझ लेना कि ह्रस्व स्वर की ही बात कर रहा है। तो अगर गुरु बड़ा द्विमात्रिक या शनि स्वर आ जाए तो ये समझ लेना कि दीर्घ स्वर की ही बात कर रहा है। तो प्लुत स्वर एक पारिभाषिक शब्द है जो लगातार उच्चारित होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर गायक लोग करते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। इसके आगे मतलब इसके बाद जो टॉपिक है वो आपको मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि इससे अच्छा बताऊं। और आशा करता हूं जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और चाहूँगा कि आप धीमे धीमे हमारे साथ पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स का फ़ायदा परीक्षा के समय बहुत मिलता है। तो आप लोग धीमे धीमे तैयारी करते रहिए और धीमे धीमे तैयारी करने से एक दिन आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप सिलेक्शन पा जाएंगे। तो दोस्तों क्रियाएँ यहीं पर समाप्त होती हैं और थोड़ा हम आपको चैनल के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल विनर एकेडमी w.in को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से हमारी टीम वीडियो बना रही है और जिससे आपको समय पर वीडियो मिल जाए और समय से आप तैयारी कर लें और आप अपना विश्वास बनाइए विनर एकेडमी के साथ। और एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अगर पढ़ाई से जुड़े हैं तो आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और अगर आप अपना एक लक्ष्य बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर जो भी आप लोग एक लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए, आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो उसमें आपकी मेहनत भी समझ में आएगी। नहीं तो कभी होता है ना और बच्चों की तरह कि रेलवे ग्रुप डी आ गई, चलो उसकी तैयारी करते हैं, यूपीएसआई आ गई उसकी तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस आ गई उसकी तैयारी करती है, तमाम वैकेंसीज निकलती जाती हैं और आप उसी चक्कर में इधर उधर करते हैं और अंततः आप कुछ नहीं कर पाते हैं और आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं और सबसे कहते हैं करिए यार मैं बहुत मेहनत किया था लेकिन सफलता मुझे नहीं मिली। तो वही कारण है कि आपका एक लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो अलग अलग कि आज ये तैयारी कल वो तैयारी करेंगे, वो तो मेहनत बहुत करते हैं अपने जीवन में वो तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बेचारे असफल हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि उनका एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूँगा आपको। एक आदमी था, वो जा रहा था तो उसे रास्ते में बहुत खूबसूरत घर दिखाई दिया। तो मतलब उसका ये लक्ष्य निर्धारित नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो उसे रास्ते में एक बहुत खूबसूरत घर दिखाई दिया तो उसके अंदर इच्छा जागृत हुई कि चलो घर को पास से देखते हैं। तो वो घर के पास गया और वहाँ जैसे पहुँचा द्वार पे तो वहीं मेन दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था आइए आपका इस घर में स्वागत है। तो महाशय इतना पढ़ते ही खुश होकर अंदर चले गए और जब अंदर चले गए तो आंगन में पहुँचे तो उससे भी अच्छा पोस्टर मिला, उसमें लिखा था कृपया दाएं ओर वाले कमरे में जाइए। तो महाशय दाएं ओर वाले कमरे में चले गए। तो दाएं ओर वाले कमरे में जाने के बाद तो उससे भी अच्छा एक पोस्टर मिला, उसमें लिखा था कृपया बाएं ओर वाले कमरे में जाइए। तो महाशय दाएं वाले कमरे से निकलकर बाएं वाले कमरे में चले गए। जब बाएं वाले कमरे में चले गए तो वहाँ उससे भी अच्छा पोस्टर मिला था, लिखा था उसमें कृपया ऊपर वाले कमरे में जाइए। महाशय बहुत खुश हुए और सीढ़ी के रास्ते से ऊपर वाले कमरे में चले गए। जब ऊपर वाले कमरे में चले गए तो वहाँ सबसे अच्छा पोस्टर मिला और उसमें लिखा था कि इतना क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से निकल जाइए। मतलब इस कहानी से यही हमें मोटिवेशन मिलता है कि एक लक्ष्य निर्धारित नहीं था, इसलिए वो बहुत इधर उधर टाल मटोल किए, अंततः कहीं के नहीं हुए और एक से एक पोस्टर उनको मिलते गए और वो चूतिए बनते गए। इस तरीके से चाहूँगा कि दोस्त आप एक ही लक्ष्य बनाइए और उसके प्रति आप जितना मेहनत हो आप करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मैं इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे YouTube चैनल विनर एकेडमी w.in को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि समय पर आपकी वीडियो उपलब्ध हो जाए। बस धन्यवाद।